आचार्य, आचार्य, वो गुप्तचर जीव सिद्धि, वो गुप्तचर जीव सिद्धि। पीपली वन की अपनी कुटिया के द्वार में खड़े अनजान शख्स को देखकर चंद्रगुप्त की मां मुरा बुरी तरह से चौंक चुकी थी। मुरा ने उस शख्स से सवाल पूछते हुए कहा, महानुभाव, मुझे क्षमा करिएगा, मेरी स्मरण शक्ति आपके बारे में कोई संकेत दे नहीं पा रही है। कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें। देवी, परिचय का समय शेष नहीं है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आचार्य चाणक्य और मगध साम्राज्य के पूर्व अमात्य यही है। इतना सुनने के बाद ही मुरा बुरी तरह से डर गई। उसे लगा कि यह शख्स मगध महाराज धनानंद का कोई गुप्तचर या फिर सैनिक है। मुरा ने डरते हुए ही सही, लेकिन बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं महानुभाव, ऐसा कदापि नहीं है। चंद्रगुप्त की मां मुरा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक कुटिया के अंदर से आचार्य चाणक्य की आवाज आई। देवी मुरा, रुक जाइए। देवी, इन्हें अंदर प्रवेश करने दीजिए। ये महानुभाव हमारे गुप्तचर हैं, जो कि राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आचार्य चाणक्य का गुप्तचर कुटिया के अंदर आया। अंदर आने के बाद गुप्तचर ने आचार्य चाणक्य से कहा, प्रणाम आचार्य चाणक्य, आर्यव्रत की विजय हो। आर्यव्रत की विजय हो। बताइए, आपका यहां अचानक आगमन हुआ है, कोई विशेष कारण? आचार्य, अमात्य राक्षस और पापदा के शिविर में। बताइए गुप्तचर, क्या हुआ अमात्य राक्षस और पबदा के शिविर में? आचार्य, उस शिविर के पश्चिम दिशा में पड़ने वाले घने वन में मुझसे आपके प्रमुख गुप्तचर जीव सिद्धि मिले थे। जीव सिद्धि? क्या जीव सिद्धि ने कोई संदेश भिजवाया है? आपसे जीव सिद्धि ने क्या कहा था? आचार्य चाणक्य, आपके प्रमुख गुप्तचर जीव सिद्धि ने मुझसे कहा था कि ये रात्रि मेरे लिए काल की रात्रि के समान है। मैं यहाँ अमात्य राक्षस और पबता के शिविर में आया हुआ हूँ। इस क्षण मेरे लिए आचार्य चाणक्य से भेंट करना अति आवश्यक है, परंतु समय का ऐसा चक्र चल रहा है कि मैं बिना अमात्य राक्षस से भेंट किए बिना यहाँ से प्रस्थान नहीं कर सकता हूँ। यदि मैंने ऐसा किया तो नंद वंश के शाही सैनिकों को ज्ञात हो जाएगा कि मैं आचार्य चाणक्य का प्रमुख गुप्तचर हूँ। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अति शीघ्र पीपली वन की तरफ प्रस्थान करिए और आचार्य चाणक्य से भेंट करके उन्हें अवगत करवाइए कि अमात्य राक्षस को चंद्रगुप्त के बारे में पता चल गया है और चंद्रगुप्त के प्राणों को अमात्य राक्षस से खतरा है। मेरा अनुमान है कि अमात्य राक्षस आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के लिए विषकन्या को भी प्रस्थान करवा सकता है। अथ चेतव्यमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापं वापस्यसि। युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। इसीलिए आचार्य चाणक्य के पास मेरा संदेश पहुंचा देना कि अति शीघ्र युद्ध का क्षण आने वाला है, वो भी भीषण युद्ध। आचार्य, मुझे इस क्षण आपके प्रमुख गुप्तचर जीव सिद्धि का संदेश वाहक बनकर यहाँ आना पड़ा। जीव सिद्धि के द्वारा कही गई कोई भी बात मिथ्या नहीं हो सकती है। यदि उसने आपके द्वारा किसी संदेश को यहां भेजा है तो अवश्य ही यह बात सत्य होगी। अमात्य राक्षस और विषकन्या। विषकन्या के बारे में विचार करते हुए आचार्य चाणक्य किसी सोच में डूब गए थे। वो अपनी रणनीति के ख्यालों में खोए हुए थे कि तभी उनके कानों में कुटिया के अंदर बैठे हुए उनके गुप्तचर की आवाज गई। आचार्य चाणक्य, अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। मुझे शीघ्र ही अमात्य राक्षस के शिविर के पास पहुंचना है। मेरी दृष्टि सदैव उसके ऊपर बनी हुई है। उनकी अगली रणनीति के हर एक क्षण के ऊपर मैं अपनी कुटिल दृष्टि बनाए हुए हूं। तथास्तु, आज्ञा है। आर्यवर्त की विजय हो। ब्राह्मण भद्र, अब तो आपकी महागाथा में शिशुनाग वंश भी समाप्त हो चुका है। नंद वंश की नींव भी रखी जा चुकी है। महापदम नंद वंश का संस्थापक भी बन चुका है। मेरी स्मरण शक्ति बता रही है कि सुजात के रहस्य का संबंध नंद वंश से ही है।
कृपया हम सभी को सुजात के रहस्य से अवगत करवाइए। वत्स्य चंद्रगुप्त, तुमने सत्य कहा। सुजात के रहस्य का संबंध नंदवंश से ही है। इसलिए अब सुनो सुजात का रहस्य। मगध की भूमि में नंदवंश की स्थापना हो चुकी थी। पद्म, जो कि महापद्म नंद बनकर नए सम्राट के रूप में मगध का राज सिंहासन ग्रहण कर चुका था। मैं हूं महापद्मानंद, इस नंद वंश का संस्थापक सम्राट। नंद वंश के सैनिक शांति से नहीं रहेंगे, अपितु आसपास के सभी सीमावर्ती राज्य के ऊपर आक्रमण करेंगे और उन्हें मगध की सीमा के अधीन बना देंगे। यही होगा महापद्मानंद का वचन, और वचन ही है मेरा शासन। चंद्रगुप्त, महापद्मनंद ने मगध की सीमा का विस्तार करना शुरू किया। किसी भी साम्राज्य की सीमा का विस्तार यूं ही नहीं हो जाता है। उसके लिए कई भीषण युद्ध भी लड़ने पड़ते हैं, और मगध सम्राट महापद्मनंद ने भी कुछ ऐसा ही किया था। युद्ध! सैनिकों, लहू की धारा ऐसी बहनी चाहिए कि सामने वाले की अगली पीढ़ी भी उस धारा को रोक ना पाए। युद्ध आरंभ हो चुका है। एक एक शीश को भूमि ने समाहित कर दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्म ते संगोत्सव कर्मणि मा कर्मफल हेतुर्भूर्म ते संगोत्सव कर्मणि ते संगोत्सव कर्मणि। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज युद्ध ही तुम्हारा कर्म है। युद्ध, केवल युद्ध। चंद्रगुप्त, समय के साथ महापद्मनंद क्रूर शासक बनता जा रहा था, परंतु उसने प्रतिभा के बल पर मगध साम्राज्य को समृद्धि के शिखर पर भी पहुंचा दिया था। अपने क्रोध के वश में महापद्मनंद लीन था, जिस कारण अपने अधीन हुए राजवंश के राजाओं को वो पूरी तरह से प्रताड़ित और अपमानित किया करता था। इस संपूर्ण राष्ट्र में मात्र नंद वंश ही सम्मान का पात्र है। ये सब तुच्छ राजवंश जिनके ऊपर हमारी सेना ने विजय प्राप्त कर ली है, वो केवल धूमिल और विध्वंस के पात्र है। सैनिकों, विशाल मगध साम्राज्य के महाराजा महापद्मनंद का आदेश है कि छोटे मोटे राजवंश के राजाओं को मगध राजमहल के राजद्वार से ही अपमानित करके वापस प्रस्थान करवा दिया करो। महापद्मनंद आसपास के सभी राज्यों को अपमानित इसलिए करता था क्योंकि आसपास के राजा उसे उच्च कुल का नहीं मानते थे। ये चारों दिशाओं में फैले हुए तुच्छ राजा मुझे यानी मगध महाराज पद्मानंद को उच्च कुल का नहीं मानते। ये सभी किसी अहंकार में जीवित है। मैं इनके अहंकार को भूमि के धूल में समाहित कर दूंगा। भले ही मगध के आसपास के राज महापद्मनंद के साथ भेदभाव करते थे, लेकिन मगध साम्राज्य के सामर्थ्य के सामने सभी राजवंश बौने ही थे। उस दौर में एक समय ऐसा आया जब प्रयाग में महाकुंभ का अवसर था। उस अवसर में कोसल यानी आज का अवध उत्तर प्रदेश के राजा, रोहिलखंड यानी आज के बरेली, मुरादाबाद बंदायू इलाके के राजा यानी वाराणसी के राजा, इंद्रप्रस्थ के राजा, इन राजाओं का जमावड़ा हुआ तो इनके मन का दर्द एक साथ फूट पड़ा। इस महाकुंभ में उपस्थित सभी राजवंश का हार्दिक आभार। इस क्षण में ये वार्तालाप करनी तो नहीं चाहिए, परंतु कोसल का महाराज होने की वजह से मेरा भी कुछ कर्तव्य है। यथार्थ कहूं तो मुझे मगध साम्राज्य के ऊपर बैठा सम्राट महापद्मनंद कदापि नहीं भाता है। अब समय आ चुका है कि हम सभी मिलकर मगध को लेकर किसी निर्णय पर पहुंचे, अपितु अत्यंत देर हो जाएगी। मैं काशी नरेश कोसल महाराज से आग्रह करना चाहता हूं कि हम सभी आपकी चिंता से भली भांति अवगत हैं, परंतु हम सभी के हस्त बंधे हुए हैं। यदि हम सभी की सेना एकत्रित हो भी जाए तब भी मगध के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। आपको तो ज्ञात ही होगा कि महापद्मनंद कितना क्रूर शासक है। जिस प्रकार यह जल का
ये पात्र टूटकर बिखर गया, उसी प्रकार मगध की विशाल सेना के सामने हम सभी साम्राज्यों की हालत होगी। आगे आप सभी की इच्छा, परंतु इतना स्मरण रखिएगा कि महापद्मानंद सैकड़ों शिष्यों को एक साथ धड़ से अलग कर दिया था। आचार्य चाणक्य ने इस महागाथा को आगे बताते हुए चंद्रगुप्त से तेज स्वर में कहा, वत्स्य चंद्रगुप्त, काशी के महाराज की बात सभी राजा काफी गंभीर होकर सुन रहे थे। सभी चाहते थे कि किसी भी प्रकार महापद्मनंद मगध के राज सिंहासन से दूर हो जाए, परंतु किसी के वश में कुछ नहीं था। विचार विमर्श गहन चला। मगध साम्राज्य की शक्ति और कमजोरियों के बारे में गहन चर्चा हुई। इस चर्चा के मध्य में काशी के राजा ने अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा, मैं काशी नरेश प्रतिवर्धन आप सभी के समक्ष अपना विचार रखना चाहता हूं कि मगध के मंत्री उतने भी श्रेष्ठ नहीं हैं जितना उन्हें आंका जा रहा है। क्यों ना हम सभी के जटिल पहेली मगध महाराज महापद्मनंद के दरबार में भेजें और स्वयं हम सभी इस बात के साक्षी बनते हैं कि मगध महाराज महापद्मनंद और उनके मंत्री कितने बुद्धिमान और श्रेष्ठ हैं। परंतु काशी नरेश, वो जटिल पहेली कौन सी है जिसे मगध के महाराज और मंत्री मिलकर भी सुलझा नहीं पाए? हाँ, बताइए काशी नरेश, वो कौन सी पहेली है? वो पहेली, आखिर वो कौन सी ऐतिहासिक पहेली थी जिससे ली गई थी नंद वंश के मगध महाराज की परीक्षा? क्या उस पहेली को मगध महाराज और उनके मंत्री कर पाए थे सॉल्व, या फिर पहेली की वजह से बदल गया था पूरा मगध इतिहास? अब इस महागाथा में आने वाले हैं और भी रोमांचक मोड़, ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर भारत के बनने की कहानी यूं ही रहेगी जारी। इसलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।